हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनपीओ के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसके के अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। और अब जो है हम लोग इसका रिवर्स सीखेंगे, यानी कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखेंगे। पहले जो हमने सीखा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था। और आज की तो इस क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, सिंपल सी चीज है सर, सोचने वाली बात है कि पहले हम क्या देखते थे। पहले हम देखते थे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन लिखते हैं। हम इसमें रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, ठीक है जी। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस इसके अंदर हम लिखते हैं, और जो कि जिसके के अंदर ड्यू बेसिस पे हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। ड्यू बेसिस पे हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हमारा मर्केंटाइल सिस्टम है, ये हमारा मर्केंटाइल सिस्टम है। लेकिन जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसके अंदर हम ऑल नेचर की ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ऑल नेचर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम कैपिटलाइज नेचर की भी लिखेंगे और रेवेन्यू नेचर की भी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू, चाहे हमने बिल्डिंग परचेज की हो, चाहे हमने जो है रिपेयर करवाया हो, तो सारा का सारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटलाइज नेचर का हो, दोनों के दोनों इसके अंदर आएंगे। और ये कैश बेसिस पे आएंगे, ये जो ट्रांजेक्शन होंगी ये कैश बेसिस पे देखी जाएंगी। ये जो ट्रांजेक्शन्स होंगी ये कैश बेसिस पे देखी जाएंगी, इसको हम ड्यू बेसिस पे नहीं करेंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल लें, मैं आपके साथ में एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में रेंट है, ठीक है जी, मेरे पास में रेंट पेड दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ होता था मेरे पास में आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, इस पेड को भी मैं यहां से हटा देता हूं। मैं लिखता हूं कि मेरे पास में रेंट है कितना, 50,000 रुपीज, और रेंट आउटस्टैंडिंग है कितना, 8,000 रुपीज। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास पे दी हुई हैं। अब जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं ड्यू बेसिस पे, तो मुझे करंट ईयर का रेंट चाहिए होता है, करंट ईयर का रेंट चाहिए होता है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूं, अगर मैं इसके अंदर लिख दूं 50,000 रेंट इंक्लूड्स रुपीज 2,000 फॉर लास्ट ईयर, यानी कि जो रेंट है इसके अंदर 2,000 रुपए का रेंट इंक्लूड है जो कि लास्ट ईयर का है। तो मुझे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सिर्फ करंट ईयर के रेंट की जरूरत होती है। अब करंट ईयर का रेंट कितना है सोच करके देखो सर, पहले तो 50 में से 2 माइनस कर दो, 50,000 में से 2,000 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। और आउटस्टैंडिंग रेंट वो भी करंट ईयर का ही पार्ट है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये आउटस्टैंडिंग कौन सा एडजस्टमेंट वाला है, तो ये एंड ऑफ ईयर का है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो मेरे करंट ईयर के रेंट आ जाएंगे और मैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख सकता हूँ। जितने भी आ जाएंगे, मेरे ख्याल में आ रहा है 60,000 रुपीज। लेकिन अब अगर मुझे कैश बेसिस पे देखना है तो मैं ये कहता हूं मेरे पास में रेंट एक्चुअली मैंने पे कितना किया है सर, 50,000 रुपीज मैंने रेंट पे किया है। और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या इसका पार्ट बनेगा? नहीं सर, आउटस्टैंडिंग रेंट इसका पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अभी तक पे ही नहीं किया। तो मुझे क्या देखना है, मुझे ट्रांजैक्शंस देखनी है कैश बेसिस पे, ट्रांजैक्शंस देखनी है मुझे कैश बेसिस पे, ना कि ड्यू बेसिस पे। पहले मैं क्या देखता था, ड्यू बेसिस पे, अब मुझे कैश बेसिस पे देखनी है। ठीक है, और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस देखनी है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है
कि बिल्डिंग जो थी ओपनिंग में थी मेरे पास में 7 लाख रुपीस की, एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन of rupees 5,000, it is 15 lakhs, 50,000 करते हैं, it is 50 lakhs at the end of year, at the end of year, ये लिखा हुआ है। अब सोच करके देखो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या बिल्डिंग जो है 7 लाख रुपए की थी ओपनिंग में, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा 50,000, तो होनी कितनी चाहिए थी? 650 की, लेकिन वो दिखाई कितनी दे रही है? 15 लाख की दिखाई दे रही है। तो क्या बिल्डिंग ने अंडा दे दिया? नहीं सर, जरूर बिल्डिंग परचेज की गई होगी। तो हम क्या कर देते हैं, एक बिल्डिंग अकाउंट बना देते हैं यहाँ पे। ये रहा सर बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग हमारा एसेट है ना, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस पीडी। मैंने लिख दिया सर यहाँ पे 7 लाख रुपए की थी, और बैलेंस सीडी कितना था सर? 15 लाख था। और डेप्रीसिएशन, जब बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है तो क्या एंट्री होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। मैंने यहाँ लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रीसिएशन लगा था? 50,000 का लगा था। बैलेंसिंग कर दी मैंने यहाँ पे, 15,50,000 रुपए है, और उधर की तरफ 7 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर कुछ बिल्डिंग परचेज की गई है, ये परचेज की गई है। ठीक है, कितने की है वो हम देख सकते हैं। अपने पास में शायद कितने की है बोलो? 15,50,000 में से 7 गए तो कितने बचे? 8,50,000। 8,50,000 रुपए की बिल्डिंग हमने परचेज की है। तो अब ये कहाँ आएगी सर? ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड पे आएगी, 8,50,000 रुपए। ठीक है जी। तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ऐसे करना है। अच्छा चलो, अब ना मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जरूरी है कि आपने बिल्डिंग बेटा थोड़ा सा तेज बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को ठीक से। सर इसमें जरूरी बिल्डिंग आपने खरीदी हो, क्या पता बिल्डिंग एप्रिशिएट कर गई हो। नहीं सर, रीवैल्यूएशन का कोई वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, हम इसको परचेज ही मानते हैं। ओके। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा जी, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब फॉर द ईयर 2018 वाज एज फॉलोज। ठीक है जी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि ये ड्यू बेसिस वाला चीज हमारे को दी हुई है। ठीक है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन दी हुई है, एंट्री फी, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, प्रॉफिट ऑन एनुअल प्रॉफिट्स, एनुअल स्पोर्ट्स, और बाकी कुछ एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं। ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट साइड पे हमारे पास में बहुत सी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ और उसके नीचे भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ये रही, तो पढ़ेंगे। चलो आओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन कितनी है हमारे पास में? यहाँ पे 75,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन हमारे को दी हुई है। यानी कि ये सब्सक्रिप्शन कौन सी है? ये ड्यू हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यू हुई है ड्यूरिंग द ईयर। और हमने क्या निकालनी है सर? वी हैव टू आइडेंटिफाई पेड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीव कितनी हुई है। बस अपने दिमाग में यही रखना। अब देखो यहाँ पे ना 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे सब्सक्रिप्शन के। चारों पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक ना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन दी हुई है ना तो इट्स बेटर कि आप अकाउंट मेंटेन कर लो। ये हमने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, आप लोग मेरे साथ बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले ये क्या है? सब्सक्रिप्शन ड्यू। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू की एंट्री क्या होती है सर? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना? 75,000 रुपीज। ठीक है जी।
अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया ही हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होती है सर, हमारा एसेट होती है, और एडवांस में सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होती है वो क्या होती है सर, हमारी लाइबिलिटी होती है। और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है सर। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2017। देखो इन्होंने आपको धोखा देने के लिए ना यहाँ 2017 लिख दिया, जबकि ये बात कौन से ईयर की कर रहे हैं, 2018 की कर रहे हैं। ठीक है, तो 2017 यानी कि 1 जनवरी 2018 की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट है, तो मैं यहां लिख सकता हूं टू बैलेंस बीडी। ठीक है ना, कितना 6,000 रुपीज। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमें यही डेट दी हुई है, यानी कि ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग यानी कि ओपनिंग इस साल का। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लाइबिलिटी होती है, हम यहां लिख सकते हैं बाय बैलेंस बीडी 4,500 रुपीज। ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ 2018, यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं टू बैलेंस सीडी, कितना सर 2,700 रुपए। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, तो यहां मैं लिख सकता हूं बाय बैलेंस सीडी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बहुत बारी बना चुके हैं, मेरे ख्याल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है बाय कैश अकाउंट, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, और कैश अकाउंट को हम कुछ और नहीं कहते, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही कहते हैं। तो ये कितना अमाउंट आ जाता है, ये अमाउंट टोटल करके देखते हैं हमारे पास में, मेरे हिसाब से ये 7,500 आना चाहिए, 7,500 रुपीज का सब्सक्रिप्शन। फटाफट से नोट करो, मैं इसको हटाने वाला हूँ यहाँ से। 71,700। 71,700, ओके ओके, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। 71,700, ठीक है जी, थैंक यू। 71,700 हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाए। ठीक है, बना लिया ये, इसको भगा दूं यहां से, जल्दी से बना लो, फिर नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शुरू कर देते हैं अपना। हो गया, चलो अब नीचे बनाते हैं अपना। जो भी वर्किंग नोट की हमारे को जरूरत होगी ना, हम साथ के साथ बनाते रहेंगे। ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉपर लिखेंगे आप इसको, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, नहीं मार्च नहीं है, 12 है, 31 दिसंबर 2018। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले क्या आना चाहिए सर, सबसे पहले हमारे पास, अब देखो इसकी ना प्रॉपर पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम बना लेना। ठीक है जी, ये इस तरीके के, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस बीडी आता है कैश अकाउंट के अंदर। तो टू बैलेंस बीडी, अभी हमें नहीं पता कितना है, अभी हमें नहीं पता, हमने देखा ही नहीं है, हमने तो सीधे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के ऊपर जंप लगा दी थी और सब्सक्रिप्शन हमने जो है वो निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1। ठीक है, और ये आया था हमारा 71,700 रुपीज। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 and at the end of 2018 were respectively 4,000 rupees and 4,500 rupees। यानी कि हमने हमारे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये हमारी लाइबिलिटी होती है,
है ना। अब यहाँ पे हम फटाफट से एक सैलरी अकाउंट बना सकते हैं। ये रहा हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है सर, हमारी लाइबिलिटी होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय बैलेंस बीडी 4,000 रुपए, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कितना 4,500 रुपीज। अब ड्यूरिंग द ईयर हमारी सैलरी ड्यू कितनी हुई है 47,500, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अमाउंट था ये 47,500। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू कैश अकाउंट की, कितना का मैंने सैलरी पे की है। बताओ जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 47,000 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया टू सैलरी, और यहां लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है ये, क्योंकि एडजस्टमेंट थी ना इसके साथ में 40। अरे ये मैं कहाँ लिखता जा रहा हूं, बाय पेमेंट साइड पे लिखना है ना, बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 और बाय सैलरी, क्योंकि ये पे ओहो सब्सक्रिप्शन ठीक लिखा था, रिसीव हुआ था, और सैलरी जो है वो हमने पे की है। तो इसको यहां से हटाना चाहिए और यहां लाना चाहिए बाय सैलरी वर्किंग नोट नंबर 2 पे किया हमने, कितना आया 47,000 रुपीज। पहली जो थी वो सब्सक्रिप्शन के लिए थी, और दूसरी एडजस्टमेंट किसके लिए है, सैलरी के लिए, एक्सपेंस के लिए। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीपेड, अब देखो वो उसके अंदर क्या है सर, इंक्लूड है। जनरल एक्सपेंडिचर इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 600 रुपीज। बताइए इसका क्या करेंगे। जनरल एक्सपेंडिचर कितने का दिया हुआ ऊपर, जनरल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5,000 का। तो देखो अब यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि जनरल एक्सपेंस हमने कुछ किए थे, उसके अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्लूड है, लेकिन क्या यहाँ पे जब ड्यू बेसिस पे बनाया गया होगा तो उसमें प्रीपेड एक्सपेंडिचर लिखे गए होंगे क्या, नहीं सर, प्रीपेड तो हटा दिए गए होंगे। तो एक्चुअली ये कितने थे, एक्चुअली ये 5,600 थे। यानी कि जो हमने पे किया था प्रीपेड के साथ में हमने पे किया था ना, और यहाँ पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ड्यू बेसिस पे बनता है, तो ये तो करंट ईयर का खर्चा इन्होंने लिखा होगा, प्रीपेड वाला थोड़ी ना लिखा होगा, प्रीपेड तो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन अब हमारे को क्या बनाना है, अब तो हमारे को बनाना है सर चाहे किसी भी साल का हो, बस हमारे को तो पेड बता दो कि आपने पेमेंट कितनी की है, कैश से अमाउंट कितना गया है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, बाय इंश्योरेंस, अच्छा प्रीपेड क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस बाय जनरल एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर विद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। तो ये होना चाहिए 5,600 रुपीज, क्योंकि हमें पेड पता लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है, ऑडिट फी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट फी फॉर रुपीज 2018 इज येट टू अनपेड, इज येट अनपेड। ठीक है, अभी तक ऑडिट फी 2018 की जो है वो पे नहीं की गई है, और ऑडिट फी जो पे की गई है वो है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए 2017 यानी कि पिछले साल का पे कर दिया गया, पिछले साल का इस साल पे कर दिया गया है, पिछले साल का इस साल पे कर दिया गया, और इस साल का अभी तक आउटस्टैंडिंग है। अब देखो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, वो है 2,500 रुपए। ये देखो इन्होंने तो करंट ईयर के ड्यू बेसिस पे ही लिखे होंगे ना यहाँ पे, ऑडिट फी के अमाउंट 2,500 इन्होंने तो ड्यू बेसिस पे यहाँ लिख दिए होंगे, है ना। और अब हमारे को क्या करना है सर, अब हमारे को यहाँ पे पेड बेसिस वाला लेकर के आना है। तो ये क्या है, ये ऑडिट फी अनपेड है, इस साल वाली अनपेड है, और जो पे की गई है वो लास्ट ईयर वाली पे की गई है। तो हमने यहां लिख दिया सर बाय ऑडिट फी, बाय ऑडिट फी लास्ट ईयर वाली
जो पे की है हमने, और वो कितनी पे की है? 2000 रुपए। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। द क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लैंड ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 1 लाख रुपीस। ठीक है सर, इसका मतलब बस इतना ही लिखा हुआ है कि क्लब के पास में 1 लाख रुपए की फ्री होल्ड लैंड है। ठीक है, तो ये ओपनिंग में भी रही होगी और क्लोजिंग में भी रही होगी। ठीक है, उनके पास है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। चलिए साथ के साथ अपने क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31/12/2018 और बैलेंस शीट एज एट 31/12/2017, या फिर आप इसको 1 जनवरी 2018 भी कह सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या लिख दिया? सबसे पहले हमने लिख दिया अपने पास में फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड, और वो हमारे पास में थी करीब 1 लाख रुपए की, अभी बताया गया। अच्छा चलो, अब जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह थी ना, उन सब्सक्रिप्शंस को भी हम लिख लेते हैं। और ये फ्री होल्ड लैंड हमारे पास क्लोजिंग में भी रही है, फ्री होल्ड लैंड 1 लाख रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लेते हैं। हमारी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस की कितनी थी? यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे लिख दूंगा मैं, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के नाम से, ठीक है ना, और इधर भी लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के नाम से, और इधर लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इधर भी लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ओपनिंग क्लोजिंग वाले सारे अमाउंट डाल दूंगा। अब जो क्लोजिंग में था वो था 2700 रुपए, ठीक है जी, और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था सर? 7500 रुपीज, जो अभी हमने पोस्ट किया था, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। और ओपनिंग का कितना था? 4500 रुपीज, और क्लोजिंग का था हमारे पास में 6000 रुपीज। ठीक है जी, चलो हमने ये भी डाल दिया। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा कि ऑडिट फी अभी इस साल की हमें पे नहीं की है, तो हम यहां लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी यहां लिख दिया हमने। ये क्या है? फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के जो 2500 रुपए थे ना, वो हमने पे नहीं किए थे, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, और सैलरी के बारे में भी दिया हुआ था कुछ, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग भी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में भी थी और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग में भी थी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ओपनिंग में थी वो थी 4000 रुपीज, और क्लोजिंग में जो थी वो थी 4500 आई गेस। हाँ जी, ठीक है, तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट जो थी हमने कर दी। एक प्रीपेड इंश्योरेंस भी था हमारे पास, प्रीपेड इंश्योरेंस था, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि जनरल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड था, कितना? 600 रुपीज का। ठीक है ना, बस इतना ही दिया हुआ था। अभी तक जो हमने किया, जो हमने पढ़ा था, उनको हमने पोस्ट कर दिया। ये हमारा वर्किंग नोट 1 था और ये 2 था। चलिए, अब यहाँ पे द क्लब हैज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2018 वैल्यूड एट 26,000। At the end of year after depreciation the equipment amounted to rupees 27,000। अच्छा जी, यानी कि डेप्रीसिएशन जैसा हमने अभी पॉइंट शुरुआत में देखा था ना, वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम बिना किसी देरी के यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट बना देंगे बच्चों, इसका नाम रख देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है सर। एसेट है हमारा, तो डेबिट साइड से शुरू होगा टू बैलेंस बीडी। 26,000 रुपए का एसेट था और डेप्रीसिएशन लगने के बाद क्लोजिंग में बाय बैलेंस सीडी ये 27,000 रुपए का हो गया। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन कितना लगा था ना, ये हमारे को नहीं पता, लेकिन जरूर डेप्रीसिएशन हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिया हुआ होगा। देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था, 3,000 रुपए का था। क्योंकि ये ड्यू बेसिस पे होता है ना, तो हम वहां पे हमने लिखा हुआ होगा पहले से, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितने का, 3,000 रुपए का। अब 27 और 3 कायदे से होनी चाहिए थी 30,000 हमारे पास ओपनिंग में, लेकिन ओपनिंग में है 26,000। इसका मतलब इसने परचेज किया होगा कुछ, तो टू कैश अकाउंट कितने का परचेज, 4,000 रुपए का, और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सारी ट्रांजेक्शन्स आती है ना, चाहे रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटलाइज नेचर की हो। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, ठीक है, और 4,000 रुपए। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। In 2017, the club had raised bank loan 20,000. This was outstanding throughout the year 2018. On 31st December 2018, cash in hand was 16,000. ठीक है, चलो वो तो कैश इन हैंड की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि एक लोन मिला था हमारे को। देखो ये ना लिखा हुआ है पिछले साल लोन मिला था, इस साल अगर लिया होता ना तो ये हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसीट साइड पे आ जाता, लेकिन पिछले साल का लोन था। इसका मतलब ये सिर्फ ये बताना चाहता है कि बैलेंस शीट में इसको डाल दो। तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बैंक लोन, लाइबिलिटी साइड पे 20,000 रुपए, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में, बैंक लोन। और उसने बताया कि हमारा क्लोजिंग कैश कितना है, हमारा क्लोजिंग कैश कितना है, हमारा क्लोजिंग कैश जो है वो है अपने पास में, एक सेकेंड, तो वो है अपने 16,000। पास में 16,000 रुपए। ठीक है ना, तो उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश में 16,000, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की भी क्रेडिट साइड पे ले आएंगे उसको। ठीक, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां हमने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी, सबसे लास्ट वाला 16,000 रुपए। ठीक है ना, अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी खत्म हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन रह नहीं गई है। सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे को दी हुई थी वो हमने डाल दी है। अब जो जनरल चीजें हैं उसके ऊपर काम करेंगे। देखो जी, अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में हम कर चुके हैं, हाँ सर डन, सब्सक्रिप्शन के बारे में हम कर चुके हैं। एंट्रेंस फी हमने नहीं लिखी थी, अभी तक हमने एंट्रेंस फी नहीं लिखी थी, ठीक है सर, तो एंट्रेंस फीस लिख देंगे हम। एंट्रेंस फीस हमें रिसीव हुई है कितने की, 2,500 रुपए की, तो मैं इसको जाके डेबिट साइड पे लिख देता हूं, टू एंट्रेंस फी। ₹2,500 हमने इसको अभी तक लिखा नहीं था, और अब जाकर के हमने इसको जो है वो रिकॉर्ड कर दिया एंट्रेंस फी को। चलो आगे देखते हैं। एंट्रेंस फी के बाद में ये एंट्रेंस फी भी हो गया। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, ठीक है जी, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स। अब ये तो हमें यहाँ पे लिखना है, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, ये हम लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन पूरा प्रॉपर आप लिख लेना, ठीक है, 10,000 रुपीज। लेकिन सर प्रॉफिट्स तो आते नहीं है, प्रॉफिट्स तो आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ पे तो सेल का अमाउंट आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड एनुअल स्पोर्ट्स,
यानी कि इससे हमारे को जो है कुछ प्रॉफिट्स हुए एनुअल स्पोर्ट्स से, ठीक है, उन चीजों से हमारे को प्रॉफिट्स हुए हैं। तो हम इसको ना क्या बोलेंगे, हम इसको ये बोलेंगे कि हमने कोई सेल ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स की थी, या फिर हमने कोई क्या नाम है वो किया था, इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो हमने इसको प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लिखने से ये गलत हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आता है ना प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं केवल और केवल क्या लिख देता हूं, टू एनुअल स्पोर्ट्स। यानी कि इससे पता लगता है कि हमारे को एनुअल स्पोर्ट्स से कोई रिसीट हुई है, कितने की, 7500 रुपीज की। ठीक है जी। अब एक साइड तो हमारी पूरी हो गई। अब देखिएगा, सैलरी लिख चुके हैं, जनरल एक्सपेंडिचर लिख चुके हैं, ऑडिट फी लिख चुके हैं, सेक्रेटरी का ऑनरेरियम हमने नहीं लिखा था और इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो अब जो पॉइंट है इनको एज इट इज लिख देंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे कैपिटलाइज नेचर के हो, ठीक है ना। तो सेक्रेटरी का ऑनरेरियम, हाँ जी हमने पे किया है, कोई बात नहीं, लिख देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस, मतलब हमने जो लोन लिया था उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा। और डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट मत लिख देना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ना, डेप्रीसिएशन थोड़ी आएगा, ठीक है, और सरप्लस भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ी है। तो ये चार चीजें हम एज इट इज लिख देंगे। तो चलिए वहां लिख देते हैं, बाय सेक्रेटरी ऑनरेरियम, और ये सेक्रेटरी का ऑनरेरियम कितना था, 10,000 रुपए का था, ठीक है जी। और हमारे पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी थी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप यहाँ पे जो है इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए केवल, आप इसको एग्जाम में प्रॉपर लिख के आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और बाय एनुअल डिनर एक्सपेंस। ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार खाना खाया जाता था, हो सकता है साथ में शायद साथ में एक बार ही साल में खाना खाया जाता हो, जैसे आपके भी कुछ रियूनियंस वगैरह होते हैं ना। बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, और ये हमारे पास में था 1500 रुपए, ठीक है जी। तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने पूरी की पूरी डाल दी, जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने पूरी की पूरी डाल दी। अब सिर्फ एक चीज बच गई है, आप देख सकते हैं, मेरे को ओपनिंग बैलेंस नहीं पता अभी तक, तो चेक करेंगे, क्या पता बैलेंसिंग फिगर जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस ही आ रहा हो। अगर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है जी। इसको हम डबल लाइन लगा करके बंद कर देते हैं, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो आप मुझे बता दीजिए। सर 13,900। 13,900 बताया बच्चे ने, ठीक है जी। ओके, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक। चलिए अब एक बारी ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट को देखते हैं। 1,00,000 रुपए का फ्री होल्ड लैंड था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास में थे ओपनिंग में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग में थे 26,000 रुपए के जो हमने लिखे थे, और क्लोजिंग में 27,000 रुपए के हो गए थे, है ना, ये बताया गया था। तो इसको क्लोजिंग में भी लिख देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 27,000 रुपए, ठीक है जी। और हमारे पास में और तो कुछ नहीं है, कैश इन हैंड हमारे पास में आ गया है ओपनिंग का, तो ये कैश हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारे को अभी अभी मिला है, और वो कैश है 13,900 जो हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आया है, ठीक है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है, वहां से आया ये, ठीक। अब इसका जरा चेक कर लेते हैं। बैंक लोन हमारे पास में है, हमने लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शन
हाँ लिखी हुई है आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक लोन मैंने लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो इसको भी लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, जो कि ओपनिंग में उसने बोला ना लास्ट ईयर की हमने इस साल पे की है, जो कि 2000 थी, तो वो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रही होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास में कैपिटल फंड आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल फंड जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। और ये कैपिटल फंड चेक कीजिएगा एक बारी कितना आ रहा है, 1,15,400 आ रहा है आई गेस। और इस कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैपिटल फंड 1,15,400 और इसके अंदर ऐड कर देंगे सरप्लस, जो कि हमारे को गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये रहा 6,000 रुपीज का। ये 6,000 रुपीज का सरप्लस ऐड करने के बाद में हमारे पास में कैपिटल फंड आ जाता है 121,400 का। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, बाकी सब चीजें भी है हमारे पास में। हमने फ्री होल्ड लैंड लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा हुआ है, प्रीपेड, और ये कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस और कैश। ठीक है जी, और इधर की साइड पे हमने बैंक लोन लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी फॉर करंट ईयर वो लिखी हुई है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई है 4,500। ठीक है जी, चेक कीजिएगा एक बारी, आंसर बैलेंस शीट जो है वो टैली हो रही है। ठीक है जी, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, सारी चीजें हमने वर्किंग नोट से बनाई हैं। ओके, और ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहाँ थोड़ा सा मैंने गंदा गंदा बना दिया, आप लोग इसको साफ सुथरा ही बनाएंगे एग्जाम में। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी बच्चों, देखो यहाँ पे ना हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या बनाना है, हमारे को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब देखो बढ़िया है ये, सबसे पहले एडजस्टमेंट दी हुई है सब्सक्रिप्शन की हमारे पास में, तो मैंने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया आप लोगों के लिए। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर ड्यू कितनी थी, 30,000 रुपीज, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये 30,000 रुपए यहाँ लिख दिया। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट होता है ना, ये एसेट होता है, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लाइबिलिटी होती है, और एसेट का डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में हम लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम क्लोजिंग में लिख देंगे। तो ये हमारे पास में ये डेबिट साइड पे हमने लिख दिया 2,400 रुपए ये वाला, और क्लोजिंग वाला ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड पे हमने ओपनिंग लाइबिलिटी 1,800 ये लिख दी, और क्लोजिंग लाइबिलिटी 1,080 ये लिख दी। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे जो है चीजें पूरी की पूरी लिख दी। अब ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर आ जाती है कि इतना हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर 28,680 रुपए। ठीक है, इसको हम अपनी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे। पहला वर्किंग नोट हमने बनाया। दूसरा क्या लिखा हुआ था हमारे पास, ये पहला वाला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया, ये दोनों का कंबाइन करके ये डन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी में ना ओपनिंग लिखी हुई है 1,600 और क्लोजिंग लिखी हुई है 1,800। तो ओपनिंग वाली पहले पेड होगी और क्लोजिंग वाली बाद में पेड होगी, ऐसा हम मानते हैं, फीफो के सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। तो हमने क्या किया, जो सैलरी लिखी थी उसके अंदर 1,600 रुपए ऐड कर दिए और 1,800 रुपए
लेस कर दिए। ठीक है जी, ये मान करके कि हमने अभी तक जो है वो पे नहीं किए, तो 1600 वाले हमने पे कर दिए, ये हमने मान लिया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पहले पे करेंगे और इस साल का आउटस्टैंडिंग अभी बना रहेगा, अभी पे नहीं किया हुआ होगा, इसलिए 1600 रुपए ऐड और 1800 रुपए लेस कर दिया। कितने में से? जितना भी ड्यू था ना उसमें से, 1900 में से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन कितना था? ओपनिंग में था 10,400 और क्लोजिंग में था 10,800 रुपए। ठीक है सर, ये हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बना दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा एसेट है, डेबिट साइड से शुरुआत की 10,400 और ये लिख दिया मैंने 10,800 क्लोजिंग में। अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना था, ये आफ्टर डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है ना, तो ये वैल्यूज देखो, मैंने क्लोजिंग को छेड़ा थोड़ी है, ये आफ्टर डेप्रीसिएशन ही लिखा है। तो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना था मेरे पास में? डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मेरे को दिया हुआ है 1200 रुपए, ये देखो ये दिया हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही दिया हुआ होता है ना, जैसे कि मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिया हुआ होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कुछ थोड़ी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या है, 1200 रुपए डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, ये मैंने इस अकाउंट के अंदर डाल दिया 1200 रुपए। और जो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आई वो मेरी क्या थी? वो मेरा कैश परचेज थी। अगर ये बैलेंसिंग अभी भी इधर की तरफ निकल करके आती ना, तो इसका मतलब ये मेरा सेल ऑफ इक्विपमेंट हुआ है, और सेल ऑफ इक्विपमेंट हुआ है तो मेरा कैश जो है वो बढ़ जाता, डेबिट साइड पे लिख देता। तो अब मैं इसको कहाँ लिखने वाला हूँ? 1600 रुपए को पेमेंट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे लिखने वाला हूँ। चलिए ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में प्रीपेड इंश्योरेंस, ओपनिंग में निल और क्लोजिंग में 240। प्रीपेड है ये, यानी कि पहले से ही पे कर दिए। और देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूडिंग इंश्योरेंस 2000 रुपए। तो यहाँ पे तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जितने ड्यू होंगे वही लिखे हुए होंगे ना, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। तो इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका मतलब इंक्लूडिंग नहीं है, इसका मतलब एक्सक्लूड कर दिया है हमने। इसका मतलब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम ओपनिंग वाला निल ऐड कर दिया है, ठीक है जी, और क्लोजिंग वाला लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ड्यू लिखे हुए हैं। अब हमारे को निकालने में पेड वाले, एक्चुअल पेड वाले मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितने हैं। ये तो हमारे ड्यू वाले हैं कि इस साल के, लेकिन हमें सिर्फ इस साल के थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए जो हमने पे किए, चाहे वो किसी भी साल के हों। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे निल, यानी कि ओपनिंग वाले। ठीक है, सॉरी, लेस कर देंगे निल, हटा देंगे, लेस कर देंगे निल, क्योंकि वो तो पिछले साल ही पे कर दिए गए होंगे ना। अगर हम पेमेंट की बात करें तो वो तो पिछले साल ही पे कर दिए गए होंगे। इस साल कौन से पे किए हैं? इस साल तो इस साल वाले पे किए हैं क्योंकि प्रीपेड है। तो ऐड कर देंगे हम कितना, 240। देखो अगर आपको अभी भी समझ में आया हो ना ये प्रीपेड वाला पॉइंट, तो आओ नीचे देखो, मैंने आपके लिए अकाउंट बना दिया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, ये मैंने अकाउंट मेंटेन कर दिया। अब इसमें देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं ना। तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया टू बैलेंस बीडी निल और टू बैलेंस सीडी 240, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। और अब मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे 2000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लिखे हुए थे कि वो हमने जो है ड्यू वाले हैं, ये वाले मैंने लिख दिए 2000 रुपए बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2000 रुपए। अब क्या आ गया, अब मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई 2240 रुपए। ये क्या है, ये मैंने जो एक्चुअली इस साल पे किया। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये दोनों मिल गए हैं और वो हट गया है, चाहे वो निल लेस माइनस ही क्यों ना हो, मतलब कि माइनस होगा चाहे वो निल ही क्यों नहीं है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2240। ठीक, ये हमारे पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की पेमेंट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ओपनिंग का कुछ है नहीं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अभी, मतलब बैलेंसिंग फिगर यही आने वाली है। और क्रेडिट साइड पे 6400 लिख देंगे। ठीक है सर, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है द क्लब ओड ए स्पोर्ट्स ग्राउंड 40,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों साइड पे आ जाएगा।
अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखो हमने जितनी भी एडजस्टमेंट की है ना, चाहे वो सब्सक्रिप्शन की हो चाहे वो किसी की भी हो, देखो ध्यान से सुनना जरा। ये 2400 हमारे पास में एसेट है, ये 2400 रुपए का हमारा एसेट है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे 1800 आ जाएंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे 1080 आ जाएंगे सब्सक्रिप्शन के नाम से। अभी बना के दिखाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस, देखो वैसे एक बात बताऊं, आपको ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे जाना है, आपको सिंपली यहां पे जाना है, ठीक है, और ये चीजें देखनी है। क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सर एसेट होता है ना, हाँ, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का डाटा है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का डाटा है। सबसे पहले तो रॉ फॉर्म में इसको बना लेना है हमने। तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट है, ये ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में चला गया, ये क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में चला गया एसेट साइड पे। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है, 1800 रुपए कहां चला जाएगा, ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है सर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है जी, ये हमारे एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, ये क्वेश्चन मार्क वाला साइन अभी भर जाएगा थोड़ी देर, ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ये जो क्लब और स्पोर्ट्स ग्राउंड है ना 40,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा और साथ ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। और ये जाएगा कहां पे सर, एसेट साइड पे। तो ये सारा का सारा डाटा जो है ये हम इस तरीके से बना देंगे। सर म्यूट हो आप। सॉरी, ऑडियो बंद थी। मैंने बोला ये वर्किंग नोट नंबर 1 और ये वर्किंग नोट नंबर 2 एंड 3, ये जो है ये आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है जी, ये रिमेनिंग पार्ट और है इसका क्वेश्चन का, आइए देखते हैं। द क्लब टुक ए लोन ऑफ ₹8,000 from bank during the year 16-17 which was not paid in 17-18, यानी कि ये सिर्फ इतना बता रहा है हमारे को, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी साइड पे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे 8,000 रुपए का लोन जो है हमारे पास में आ जाएगा। अच्छा, यहां लिखा हुआ ऑडिट फी फॉर ₹17-18 वॉज आउटस्टैंडिंग बट ऑडिट फी 800 फॉर 16-17 वॉज पेड इन 17-18। ये वही वैसा ही पॉइंट है जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी कि इस साल की आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी हमारे पास में लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है, और वो हमें पता कैसे लगेगी, वो हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता लगेगी, क्योंकि इस साल के ड्यू कहां लिखे होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे होते हैं। तो 1,000 रुपए की ऑडिट फी लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगी और जो हमारे पास में लास्ट ईयर की थी 800 रुपए वो पेड हो जाएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड पे
800 आ जाएगा प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी के नाम से 800 रुपया। ठीक है जी, ये भी लिख लेना। अच्छा, अब इसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्वेश्चन ये था। ठीक है जी, इसकी सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बताई। ये भी एडजस्टमेंट दी हुई है, जिसके बाद असाइनमेंट ना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और उसके बाद नीचे ये एडजस्टमेंट थी 2 ये भी मैंने बताई। अब उसके ऊपर हमने है ना जो सारे एडजस्टमेंट किए, काम किए, उसके ऊपर ये हमारा आंसर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दिया है मैंने। ठीक है जी, और ये हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट है, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ हमारे को वर्किंग नोट बनाने थे, वर्किंग नोट बना करके हमारा सारा काम चल जाता है। और मैंने कौन सी चीज कहाँ जाएगी ये आपको समझा भी दिया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है जी, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको भेजा भी गया है और क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 35 है। ये डाटा आपके सामने है। जो लोग ऑनलाइन में है ऑनलाइन में, और जो फेस टू फेस में है उनको भी असाइनमेंट उनके पास में है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास भी है, क्वेश्चन आपके पास भी है। क्वेश्चन को जो बच्चा रिकॉर्डेड वे में देख रहा हो वो क्या कर सकता है, वो अपने पास में जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। और क्वेश्चन को करते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ऑन स्पोर्ट्स मीट, इनकम दी हुई है इन्वेस्टमेंट्स पे, सैलरी दी हुई है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली हमारे को ये दिया हुआ। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन और फिर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। आइए सर करते हैं। चलिए देखिएगा, हमारे पास में क्वेश्चन में पहले जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको देखते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। ठीक है सर, और 500 रुपए सब्सक्रिप्शन जो थे वो एरियर में थे इन द ईयर 16-17। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा करंट ईयर कौन सा है इस क्वेश्चन के अंदर। करंट ईयर है 17-18। करंट ईयर है 17-18। ओके, और हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी? 500 रुपए थी। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि ज्यादातर आप लोग सब्सक्रिप्शन से ही परेशान रहते हैं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा। तो मैं इधर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहा हूं। ये रहा सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। हमारे को बोला हुआ है कि 450 मेंबर थे, यानी कि 450 मेंबर ईच के हिसाब से 50 रुपए की सब्सक्रिप्शन सबकी ड्यू थी। तो ड्यू सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या होती है बोलिएगा? सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है और हम एंट्री क्या बनाएंगे बोलिए, बताइए मुझे, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि इस साल का ड्यू जो था वो मेरे हाथ में आ गया। वो कितना हुआ? 450 मेंबर्स हैं, 50 रुपए एक मेंबर के कितने आ जाते हैं ये बताइएगा? 22,500 रुपए।
ठीक है जी, दिखाई दे रहा है सबको? ओके, आगे लिखा हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज इन प्रीवियस ईयर कितना था, वहां पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 500 रुपए। तो ये एरियर में जो सब्सक्रिप्शन होता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट होता है, और एसेट क्या डेबिट साइड पे लिखा जाता है, मैंने पहले भी समझाया आप लोगों को। तो मैं यहाँ लिख देता हूं टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए से, 500 रुपीज। ठीक है सर। अब आप ऊपर देख सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 3 तरीके की सब्सक्रिप्शन, 3 सालों की सब्सक्रिप्शन हमारे को मिली है, 2016-17, 17-18 और 18-19। ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। 2016-17 में की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 500 रुपए, और करंट ईयर में हमारे को 450 रुपए रिसीव हो चुकी है, यानी कि स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय बैलेंस सीडी, 500 में से 450 रुपए मिल चुके हैं, यानी कि 50 रुपया अभी भी मिलना बकाया है। ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि 16-17 से रिलेटेड, 16-17 से रिलेटेड। ओके सर। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, रिसीट साइड पे हमें लिखा है 17-18 के लिए हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है कितनी, 21,100 रुपए। ठीक है जी। और 450 रुपए पिछले साल की, और 17-18 के लिए 750 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे 22,300 रुपए इस साल रिसीव हुई थी। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय कैश अकाउंट। ठीक है जी, 22,300 रुपए, 22,300 रुपए। ओके, अच्छा जी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिखाई दे रहा है 18-19 के लिए भी सब्सक्रिप्शन आज ही रिसीव कर लिया हमने, यानी कि एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है 750 रुपए। तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन ओपनिंग लायबिलिटी का, ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है। मैं लिख दूंगा इसको टू बैलेंस सीडी, एडवांस इन क्लोजिंग, और यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस जब तक ना दिया हुआ हो हम इसको निल मानेंगे। क्लोजिंग एडवांस हमारे को दिया हुआ है 750 रुपए का है, ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। अब आप देखिए बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है, जल्दी से चेक कीजिए। बैलेंसिंग फिगर जो है वो कितनी आ रही है आपकी, और कहां आ रही है, मेरे हिसाब से इधर आनी चाहिए। बताइए कितनी आ गई, टोटल करके बताइए। टोटल नहीं हो पा रहा, सब बनाने में व्यस्त है। 950, क्या 950 सही जवाब है? नो सर, 1400 आएगा सर, 1400 सर। 1400 रुपए आएगा। तो मैं यहाँ कहता हूँ 1400 रुपए मेरा बैलेंसिंग फिगर है। क्या मानते हैं ये क्या होगा सर, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर के लिए, 17-18 के लिए, 17-18 के लिए। ठीक है। अब इस सब्सक्रिप्शन को मैं अलग अलग जगह पोस्ट कर सकता हूं। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लेकर के जाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में। ठीक है जी, यहाँ एसेट और यहाँ लायबिलिटी आते हैं, कितनी, 500 रुपए। ठीक है जी। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है मेरे पास में, मैं लिख दूंगा
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितनी, वो 2 साल का ब्यौरा लिखूंगा मैं कि सर 16-17 के लिए आउटस्टैंडिंग है और 17-18 के लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 50 रुपए और 1400 रुपए, तो टोटल 1450 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये हो गया, ये हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में नील थी, यानी ये लायबिलिटी है, ये नील थी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मैंने लिख दी। क्लोजिंग 750 जो हमने इस साल रिसीव की। कैश अकाउंट के अंदर 22,300 ऑलरेडी है, जो कि हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और अब ये ड्यू वाला अमाउंट आ जाएगा, जो सॉरी ये ड्यू वाला, हाँ ये कैश वाला था और ये ड्यू वाला था, ये दोनों ही गिवन थे क्वेश्चन के अंदर ही। तो हम इसको क्या लिख देंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 22,500 रुपए। ये है जी हमारे फर्स्ट पॉइंट का ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, और हर जगह पे ये चला था। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है, जरा उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, ऑन 31st March 2018 rates were prepaid to 30th June 2018, the charge paid every year being 6,000। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रेट्स 6,000 है और फिर भी ये प्रीपेड है। तो इसका मतलब कैसे हुआ, कहता है 1 साल के, इसका मतलब समझ लो, मुंडे ऊपर करो सारे, 1 साल के रेट्स कितने हैं, 6,000। और ये बोला गया है कि इन रेट्स के अंदर 3 महीने का प्रीपेड भी है। सर हमारा तो सिर चकरा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि 6,000 टोटल करंट ईयर के बनते हैं, वो लिखा है और इसके अंदर प्रीपेड भी है, यानी कि वो कहता है एनुअल चार्जेस 6,000 है और इसके अंदर प्रीपेड भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर के ओपनिंग में भी प्रीपेड थे और करंट ईयर के क्लोजिंग में भी प्रीपेड हैं और सेम अमाउंट से। पहले तो 6,000 रुपए का, 6,000 अगर साल का है, 1 साल का है, तो बताओ 3 महीने का कितना होगा, 3 महीने का चाहिए ना अपने आप को, अपने को 3 महीने का चाहिए 1500। 3 महीने का कैसे चाहिए, 3 महीने का चाहिए सर अप्रैल मई जून, 30 जून तक है ना, तो कितने रुपए हो गए 1500, यानी कि 1500 के रेट्स ओपनिंग में भी प्रीपेड होंगे और क्लोजिंग में भी प्रीपेड होंगे, क्योंकि अगर प्लस 1500 और लेस 1500 तो ही तो 6,000 आता है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो अपना एक्सपेंस लिख देते हैं, क्या, रेट्स, टू रेट्स कितना हमने लिखा 6,000 एड ओपनिंग प्रीपेड 1500 लेस क्लोजिंग प्रीपेड 1500, तो आउटर कॉलम में फिर से 6,000 ही आ गया। एक्सपेंस साइड, ये एक्सपेंस साइड है, इनकम साइड। अच्छा, अब प्रीपेड्स को मैं यहां लिख सकता हूं क्या, प्रीपेड रेट्स 1500 और प्रीपेड रेट्स क्लोजिंग में भी 1500। रेट्स का मतलब क्या होता है, रेंट एंड रेट्स नहीं पढ़ा, प्रीपेड की सर, जो हमने किया। अच्छा, मैं जनरल एंट्री बनाता हूं, आपकी मदद से ही बनाता हूं। ये हमारा एसेट है ना, और एसेट क्या होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि यहां लिखूंगा प्रीपेड रेट्स डेबिट, ठीक है जी। एसेट है ना, प्रीपेड होना, प्रीपेड एक्सपेंस होना एसेट होता है, तो ये डेबिट लिखूंगा, ठीक है जी। अब क्या ये करंट ईयर के थे, लेकिन हमें रिसीव तो, हमने पे तो कर दिए ना, तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पे कर दिए हैं लेकिन करंट ईयर के नहीं है,
तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्या लिख देते हैं सर, क्रेडिट हो जाते हैं। तो क्या लिख दूं यहाँ पे, टू रेट्स अकाउंट। हर प्रीपेड एक्सपेंस की यही एंट्री होती है। तो हमारी एंट्री क्या होती है, प्रीपेड रेट्स अकाउंट डेबिट टू रेट्स अकाउंट, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग की इसकी बिल्कुल रिवर्स होती है। अगर आउटस्टैंडिंग होते तो हम क्या कहते हैं, टू आउटस्टैंडिंग रेट्स, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती, और लायबिलिटी क्या, लायबिलिटी अराइज होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। और अगर स्टिल अभी रेट्स बकाया है, एक्सपेंस बकाया है, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रेट्स अकाउंट डेबिट। तो ये सिंबल है किसका, माइनस होने का, ये देखो, और ये सिंबल है प्लस होने का, आउटस्टैंडिंग। ये हमारी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एंट्रीज होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको हटा दूं यहाँ से, ये वाला आउटस्टैंडिंग कैसे, आउटस्टैंडिंग नहीं आया यार, आउटस्टैंडिंग केवल समझाया, आउटस्टैंडिंग थोड़ी आया था। तो प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस नहीं होते, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर के सर्विसेज में होंगे, और क्लोजिंग प्रीपेड अगले साल का पार्ट है तो माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो 6000 ही रह जाएगा। सर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि करंट ईयर के जो एक्सपेंस है ना वो 6000 रुपए हैं, और 6000 प्रीपेड होने के बावजूद भी 6000 है। तो इसका मतलब अगर प्रीपेड हो रहा है तो ओपनिंग में भी कुछ ना कुछ प्रीपेड रहा होगा ना, तभी तो वही सेम फिगर आ रही है। तो ऐड भी 1500 और लेस भी 1500, तो 6000 आ गया, ये बोला मैंने। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट देखो, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल ऑफ 350 ड्यूरिंग द ईयर। भाई टेलीफोन बिल्स कितने हैं, टेलीफोन बिल्स हैं 1000, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दूं जी, तो मैं यहां लिख देता हूं, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने थे, क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस 1000, और एड आउटस्टैंडिंग कितने दिए हुए हैं, 350, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर है ना ये, और साथ के साथ बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के पास जाता हूं, और यहां पे लिख देता हूं क्या, आउटस्टैंडिंग रेट्स, नहीं रेट्स नहीं देंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस 350 रुपए की हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी बन गई। ओके सर, आगे क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैंड्री एक्सपेंसेस 31 मार्च 2016 को 17 को कितने हैं, 700 रुपए हैं। सैंड्री एक्सपेंसेस, सैंड्री एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए 9250 के, तो टू सैंड्री एक्सपेंसेस 9250, और इसके अंदर एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया हुआ था, 700 रुपए। तो कितना हो जाएगा, नहीं बताओगे, मत बताओ, 9950, क्या सर, अच्छा 16 का है वो, सॉरी सॉरी, ये तो ओपनिंग है, बिल्कुल सही, ये तो ओपनिंग है, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। अच्छा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दूं, आउटस्टैंडिंग सैंड्री एक्सपेंसेस कितने के, 700 रुपए, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके जी, 8/50, ओके, थैंक यू। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2017, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये मानते हो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालनी है, कंजम्पशन निकालनी है, लेकिन मैं हूं, मैं थोड़ी ना मानूंगा बिना अकाउंट बनाए, तुम्हें समझाने के लिए, है ना। ऐसे तो हम एड लेस करके कर सकते हैं,
लेकिन ये रहा सर मेरे पास में स्टॉक अकाउंट, मैंने एक छोटा सा प्यारा सा गंदा सा बना दिया। टू ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्यों नहीं बता रहे हो? 500 और क्लोजिंग कितना था? और ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितनी की गई है स्टेशनरी? बाय कैश अकाउंट। अच्छा, टू कैश कैसे होगा वीर जी? हाँ परचेज करी है, हाँ। अच्छा वो 2 बाय की झगड़ा पड़ रहा है क्या? ओहो नहीं नहीं वो मुझे नहीं लगा, मैंने गलत लिखा था। नहीं ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो कहता है 2 कैश लिखो, मुझे लगा कि शायद वो जनरल एंट्री में बोल रहा है। अच्छा जी ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक में लिख दूं, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टेशनरी वो है 500 और क्लोजिंग 900। और अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्या? कंजम्पशन आ जाएगा हमारे पास बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना? 2500 3600 और इसको 3600 को मैंने यहाँ लिख दिया डेबिट साइड पे टू कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी 3600। अच्छा जी आगे लिखा हुआ 31 मार्च 2017 को बिल्डिंग जो थी वो कितनी दिखाई दे रही थी? 1 लाख रुपए दिखाई दे रही थी। इट वॉज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 5%। ठीक है जी, पहले तो ओपनिंग बिल्डिंग लिख देता हूं यहाँ पे, बिल्डिंग कितनी है? 1 लाख रुपए की। और डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर 5%। कितना हो गया? 5000। तो 95,000 हो गया क्लोजिंग बिल्डिंग। और यहाँ पे लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5000। ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2017 को थी 2 लाख रुपए और ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज भी की है 12,500 की। मानते हो? तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिख देंगे जी ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट वो थी हमारे पास ओपनिंग में 2 लाख रुपए की और क्लोजिंग में हमने क्योंकि परचेज भी कर ली है तो हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 2,12,500। ठीक है जी। इस पॉइंट पे यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि सर इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं दिया हुआ, वरना इंटरेस्ट भी निकालना पड़ जाता। अगर यहाँ दिया होता ना 5% या 10% इन्वेस्टमेंट तो हम इंटरेस्ट निकालते और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के सामने चेक करते कि क्या हमारे को इनकम दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपए। अब 10,000 दी हुई है, फिर उस अमाउंट से उसको कंपेयर करते, हो सकता है कुछ एक्रूड आ जाता, आएगा तो दिखाऊंगा। बात समझ में आई? अच्छा क्या सर दी हुई है इनकम लेकिन एक्रूड थोड़ी ना निकलेगा इसमें से, क्योंकि हमें रेट दिया ही नहीं हुआ ना इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का रेट दिया होता तो हम इस इनकम 10,000 से उसको कंपेयर करते और कंपेयर करते तो पता लगता कि कुछ एक्रूड है या नहीं है। लेकिन हमारे पास वो रेट ही गिवन नहीं है, रेट गिवन नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता तो एक्रूड भी नहीं आ सकता। मैं सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आगे चलते हैं। ऑन 31 मार्च 2018
इनकम अक्रूड और इन्वेस्टमेंट, लो जी लो, मजा आ गया। यहाँ तो अपने आप अगला पॉइंट यही दिया हुआ, ये तो इन्होंने कह करके दे दिया हमारे को कि लो हम ही आपको बता देते हैं कितना अक्रूड है, निकालना ही नहीं पड़ा। तो लिखा हुआ है 31 मार्च 2018 को इनकम अक्रूड और इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 375 रुपए। अक्रूड इनकम है हमारी, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था इन्वेस्टमेंट्स पे वो पूरा नहीं हुआ था, हमें मिलने चाहिए थे 13,000 क्या नाम है 10,375 और मिले कितने हैं, केवल 10,000। तो 375 अक्रूड है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूं। अब बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक अकाउंट को भगा दूं यहां से, $10,375, ये 375 दिए ही हुए हैं, यानी कि 10,000 प्लस 375 और 375 हमारे क्या हो जाएंगे, अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट होता है कितना, 375। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना ना भूलें, इन्वेस्टमेंट लिख दिए वैसे हमने। ठीक है जी, एडजस्टमेंट का काम तो हो गया जी पूरा का पूरा, एडजस्टमेंट का काम हो गया पूरा, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब हम करेंगे सर अपने क्वेश्चन को टैली। अब टैली करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास चेक करेंगे, सबसे ऊपर सैलरी दी हुई है, सैलरी लिखा है हमने एक्सपेंस में, नहीं लिखा तो लिख देंगे टू सैलरी, और सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी तो हम एज इट इज ही लिख देंगे 10,800। फिर है स्टेशनरी, स्टेशनरी हो चुका, रेट्स हो चुका, टेलीफोन एक्सपेंडिचर हो चुके, इन्वेस्टमेंट हो चुकी, परचेज की थी हमने। ठीक है जी, कैपिटलाइज नेचर की है, ये बैलेंस शीट में आ जाएगी। सैंडरी एक्सपेंसेस हो चुका, बैलेंस सीडी, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस है ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे ऊपर कैश, ओपनिंग कैश है 10,000, 10,250 और क्लोजिंग कैश है हमारे पास 4,500 रुपीज का। चलिए, पेमेंट साइड तो हो गई पूरी, उसका तो हो गया जी गुड्डे। अब करते हैं जी अपनी रिसीट साइड को। रिसीट साइड पे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है, इसको हम कर चुके हैं। प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीट, क्या ये हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है? जी जनाब, यस सर। तो बाय प्रॉफिट्स ऑन स्पोर्ट्स मीट कितनी है सर, 15,500। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जी। इस तरीके से हमारा हो गया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। और जरा चेक कीजिएगा कि हमारा सरप्लस कितना आ रहा है और हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड कितना आ रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मेरे हिसाब से ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड निकालो पहले, सबसे पहले जल्दी से। नहीं निकालोगे? कितना आ गया सर? नहीं सरप्लस नहीं, कैपिटल फंड बताओ पहले, जल्दी बता दो। 3,12,050। आंसर देख के तो नहीं बोल रहे ना, काला कौवा काट लेगा तुम्हारे। अब ये सरप्लस को हम कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस को ऐड करेंगे। पहले तो कैपिटल फंड लिखूंगा मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3,12,050। इसके अंदर सरप्लस आया या डेफिसिट आया बताओ? सरप्लस आया। कितना आया? 3075। यही आया आपका 3075। इसके अंदर ऐड कर दो सरप्लस, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 3,15,125।
3,15,125। ओके, और क्या है? अगला चेक करो बैलेंस शीट के टोटल। सारी चीजें साथ के साथ लिखी हैं हमने। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखना बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे है। हमारे को ना इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, तो मतलब हमारा आधा काम तो सॉर्ट आउट हो गया। कैपिटल फंड हमारे को दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 7,93,000 रुपए, बात ही खत्म। ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और साथ में अपने को क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, और ये हमारे पास में हमारी एडजस्टमेंट्स दी हुई है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, आइए 32 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 30 सेकेंड। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। आओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर काम करते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, आओ देखते हैं। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें दी हुई है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमारी टोटल अमाउंट था जो हमें रिसीव हुआ, और 10,000 हमें एडवांस में रिसीव हुए। वो करंट ईयर का पार्ट तो नहीं है, और हमें करंट ईयर का ही लिखना होता है सिर्फ। तो सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर की है वो कितनी होगी? 1,90,000। तो मैं यहाँ इनकम साइड पे लिख देता हूं इसको, बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख माइनस क्लोजिंग एडवांस 10,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 1,90,000, 1,90,000। और क्लोजिंग एडवांस को मैं अपने पास में लाइबिलिटी साइड पे भी लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिख दूं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना? 10,000 रुपए लाइबिलिटी साइड में। ओके, चलो पहला पॉइंट तो हो गया। आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 एंड सैलरी 3,000। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम एक्सपेंस की साइड पे लिखेंगे। एक तो रेंट 88,000 था जो हमने पे कर दिया था, तो ये एक्सपेंडिचर टू रेंट 88,000 था, लेकिन 4,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग था। इसका मतलब करंट ईयर का रेंट कितना है? 92,000 है। और ऐसे ही सैलरीज के बारे में लिखा हुआ है, टू सैलरीज 66,000 हमने पे कर दी थी, और सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, वो ऐड हो जाएगी कितनी? 3,000 रुपीज। तो टोटल कितनी थी हमारे पास में? 69,000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लायबिलिटी होते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे लिख दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लोजिंग लायबिलिटी कितना? रेंट 4,000 और सैलरी 3,000। ओके, हो गया ये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है? बुक्स टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% इंक्लूडिंग एडिशंस। अब एडिशन के लिए हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाना होगा, और ओपनिंग बुक्स के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास में बुक्स कितनी थी? अब की बार मुझे ये तो बनानी ही नहीं है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्लोजिंग लिख करके। 1 मिनट ठहरिएगा, ये मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट। जो मैंने अभी तक लिखा 10,000, 4,000 और 3,000, और इसको यहाँ से भगा देते हैं।
जी बुक्स की बात कर रहा था। ओपनिंग बुक्स कितनी थी? ओपनिंग बुक्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, हम चेक कर लेते हैं। ओपनिंग बुक्स है 4 लाख रुपए की, ठीक है सर। और क्लोजिंग में और हमने ड्यूरिंग द ईयर बुक्स परचेज की है, पेमेंट साइड पे आप देख सकते हैं 60,000 रुपए की, और ये ओपनिंग में ही परचेज कर ली है। तो हमारे पास क्लोजिंग बुक्स कितने की होंगी, किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा। बुक्स 4 लाख प्लस परचेजेस 60,000 माइनस डेप्रीसिएशन 10% है ना, 46,000, और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बुक्स के नाम पे, और यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिख दूंगा 2, डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स 46,000। बताया नहीं अब तक आपने, कितना रह गया वहां पे? 4,14,000 रुपीज। ओके सर, थैंक यू। आगे लिखा है एडजस्टमेंट ही पढ़ रहे हैं अभी हम। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आल्सो डेप्रिशिएटेड बाय सेम रेट। अब जरा चेक करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लिखी हुई है 1.5 लाख की, और फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो इलेक्ट्रिकल फिटिंग नाम से कोई चीज है नहीं है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो, अंधे बाबा। एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर revenue expenditures and electrical fittings are capitalized in nature expenditure। तो बैलेंस शीट में कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिकल फिटिंग। ऐसे ही हमारे पास होता है, ऐसे ही हमारे पास होता है स्पोर्ट्स मटेरियल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल फिटिंग। सर सुबह भी यही हुआ था। हाँ जी, सुबह भी यही किया था, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और इसके अंदर से माइनस किया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना? 10% करना है, 15,000, तो 1,35,000 इनकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमारे पास में फर्नीचर है, और सर फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 50,000। अब चेक करो, ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्नीचर परचेज किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पेमेंट साइड पे नहीं परचेज किया, तो फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन सेम रेट पे 10%, 5,000। फर्नीचर कितने का रह गया? 45,000। अब डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये हो गया हमारा 15,000, और ये हो गया 5,000, ठीक है जी। चलिए अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। लिखा गया 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। अब एंट्रेंस फी यूं तो कैपिटलाइज नेचर की ही होती है पूरी की पूरी, लेकिन यहाँ पे बोला 70% को कैपिटलाइज करना है और 25% को क्या करना है? हमने रेवेन्यू नेचर का मानना है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा हमें करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं अपने पास में एंट्रेंस फी, बाय एंट्रेंस फी 25% कितना हो गया? 25%, हाँ 7,500, और कैपिटलाइज नेचर का एंट्रेंस फी 22,500। भाई एंट्रेंस फी लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है, क्योंकि ये हमें अपने किसी काम के लिए नहीं मिल रही, मिली है पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए, तो ये लाइबिलिटी है। अच्छा जी आगे चलते हैं। लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 जुलाई 2017। यानी कि हमने 40,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट परचेज की है, जो आपको पेमेंट साइड पे दिखाई दे रही है, उसकी डेट दी हुई है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा? वो मिलेगा हमें 9 महीने का, और जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कितना मिलेगा? पूरे साल का मिलेगा। तो खैर मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स,
शुरुआत में थी हमारे पास में 1.5 लाख रुपए और ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज कर ली 40,000 रुपए की परचेज की थी या 60 की 40,000। तो टोटल एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास 1,90,000 की इन्वेस्टमेंट्स है। अब इसके इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, ये हमारी इनकम है तो हम कहेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप चेक कीजिए 1.5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलना है ओपनिंग वाले के ऊपर, किस रेट से? 5% से पूरे साल का, और 40,000 रुपए के ऊपर 5% इंटरेस्ट मिलना है 9 महीने का। जुलाई से था ना, इसका ईयर एंड कब हो रहा था? 31 मार्च 2018, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, ये 5% कितना आ गया, और ये 7,500 और ये 1,500, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब ध्यान दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे हमारे को क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 8,000 रुपए। बनता था कितना? 9,000 रुपए, और मिला है कितना? 8,000 रुपए, यानी कि एक्रूड है। यहां लिख देंगे एक्रूड 1,000। जो बनता था वो हमने लिख दिया, और जो रिसीव हुआ उसका डिफरेंस कितना है? 1,000 रुपए है। तो हम क्या लिख देंगे जी? एक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 9,000 माइनस 8,000। 8,000 मिल चुका है और 9,000 मिलना चाहिए था, तो 1,000 एक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा, अब एडजस्टमेंट तो हो गई है, खत्म। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है मेन, उसके अंदर चलते हैं और अपने पास में एक एक पॉइंट को चेक करते हैं। अगर वो नहीं लिखा हुआ तो हम लिखेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले पेमेंट साइड पे देखेंगे हम। इलेक्ट्रिकल चार्जेस लिखे हैं हमने? नहीं लिखे सर, तो मैं यहां लिख देता हूं टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कितने? 7,200। पोस्टेज एंड स्टेशनरी नहीं लिखी थी, तो ये भी मैंने लिख दी 5,000 रुपए। इसके बाद टेलीफोन चार्जेस मैंने नहीं लिखे थे, वो भी लिख दिए मैंने 5,000 रुपए। और बुक्स परचेज कैपिटलाइज नेचर का है, उसको मैं एडजस्ट कर चुका हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, बहुत प्यारा पॉइंट है ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर थे, हमने इस साल पे किए हैं, तो ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं आनी चाहिए। अब चेक कीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट को, उसमें दिए हुए 7,000 ही लायबिलिटी साइड पे। 7,000 हमारे ओपनिंग के थे और हमने ड्यूरिंग द ईयर 7,000 ही पे कर दिए, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निल हो जाएंगी। लेकिन अगर लिखा होता ओपनिंग में 10,000 है और 7,000 पे कर दिए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 3,000 आता। बात समझ में आई? ओपनिंग में अगर दिए हुए होते 10,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 7,000 रुपए दिए होते, तो इसका मतलब क्या होता कि 10,000 ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थे, ड्यूरिंग द ईयर 7,000 पे हो गए और 3,000 अभी भी बकाया है, तो वो हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड पे आ जाता, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता कि नहीं आता? अब समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई इफेक्ट नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर लास्ट ईयर समझाने के लिए, और नील। और ये नील कैसे आया? 7,000 माइनस 7,000। सर लिखने की क्या जरूरत है? ऐसे ही समझाने के लिए। आगे चलते हैं जी। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है हमारे पास में रेंट अकाउंट। रेंट हो चुका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, ये हमारी कैपिटलाइज नेचर की है, इसका हम एडजस्टमेंट कर चुके, सैलरी का कर चुके।
बैलेंसिंग फिगर लिखिए, क्लोजिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, ये लिख देंगे। ये लिख देता हूं कैश, ये लिख देता हूं बैंक। तो कैश और बैंक कितने हैं? बैंक है 20,000 और सर कैश है 11,300। ये हमारे करंट एसेट होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ गए। ठीक है सर। अब रिसीट साइड चेक कर लेता हूं। रिसीट साइड पे ओपनिंग कैश लिखा, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, वो चला ही गया होगा। एंट्रेंस फीस कर चुका हूं, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कर चुका हूं, सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। इनकम साइड आएगा, लेकिन किस नाम से? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर के नाम से। अगर आपको किसी भी चीज की बुक वैल्यू, और न्यूज़पेपर जो है वो फुल्ली डेप्रिशिएटेड आइटम है, और डेप्रिशिएटेड आइटम अगर 1 भी रुपए में बिक जाती है तो वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। फुल्ली डेप्रिशिएटेड है तो 1 रुपए में भी बिकेगा तो वो इनकम मानी जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जीरो वैल्यू हो जाती है। कोई भी एसेट का सेल हो रहा होगा ना, सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड एसेट, उसकी बुक वैल्यू जांच लेना कि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, फिर उसका अमाउंट से कंपेयर करना, तो तुम्हें प्रॉफिट या लॉस पता लग जाएगा। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेल प्रोसीड्स थोड़ी आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आते हैं क्या? प्रॉफिट या लॉसेस, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही स्वरूप है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? बाय प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और वो कितना था? 1500 रुपए। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ये रिसीट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने ना लेक्चर हॉल्स को किराए पे दिया था और हमें इनकम आई, तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, जो कि हम रोज ही ऐसा करते हैं। बाय रेंट फ्रॉम लेक्चर हॉल 20,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को तो मैं पहले ही कंसीडर कर चुका हूं। ठीक है जी। अब जरा चेक करके बताइए, सरप्लस आया या डेफिसिट आया? डेफिसिट आ रहा है। कितने का डेफिसिट आ रहा है सर? 16,200 सही जवाब है। बाय डेफिसिट 16,200 बैलेंसिंग फिगर। अब कैपिटल फंड कितना दिया हुआ था वहां पे? ओपनिंग बैलेंस शीट में देख करके बताओ, और उसमें से माइनस कर दो डेफिसिट, जो आ जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस में लिखना है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दी हुई है, कैपिटल फंड है 7,93,000, और सर जी यहाँ पे डेफिसिट कितना है? 16,200। माइनस करो इसको और बताओ कितना आ गया? Whatever it is, I am hardly concerned. ये है आपका फुल आंसर, चेक कर लीजिए। ये दिया हुआ है हमारे पास में क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 29। ये क्वेश्चन, इसका आंसर है 9060, आप लोगों ने निकाला ना? ठीक है जी, तो ये आप होमवर्क में भी पूरा कर सकते हैं। 9060 है, और ये हमारे पास में एक सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, एक सेकंड। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है डायना क्लब। ठीक है जी, इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है आप लोगों को। ठीक है जी, बैलेंसेस दिए हुए हैं, इससे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट मिल जाएगी, और साथ ही साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो वो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर जो हमने करंट ईयर में रिसीट्स ली हैं और पेमेंट ली है, उससे आपका
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ड्यू बेसिस पे। तो ये एक क्वेश्चन तो खैर आपने अभी कर ही लिया है, जो मैंने दिया आपको, बोला पहले वाला। ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन है।